हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है घमंडी राजकुमारी। नाथूराम अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसके पास एक खेत और एक छोटी सी दुकान थी, जिसका काम वह अकेले ही संभालता था। उसके पास बहुत सारा काम रहता था, जिसके कारण नाथूराम स्वयं अपने लिए भी बिल्कुल समय नहीं निकाल पाता था। वह अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता था कि कब सुबह और कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता। नाथूराम, अरे जल्दी करो, मुझे दुकान पर भी जाना है और खेत का काम भी संभालना है। नाथूराम की पत्नी, क्या जल्दी करो, कल से कह रही हूँ माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं। नाथूराम, अरे मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी मुझे दुकान पर पहुंचना है। तुम क्यों नहीं माँ को डॉक्टर के पास लेके चली जाती। नाथूराम की पत्नी, कौन, मैं? ना बाबा, ना मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। माँ जी को अगर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तो रास्ते में ही वो मुझे इतना पका देंगी कि मैं वापस लौटने लायक नहीं रहूंगी। ये तुम्हारा काम है, तुम स्वयं करो। नाथूराम, अच्छा ठीक है, अभी मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। दोपहर को मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी नाथूराम का बेटा वहाँ आता है। जग्गू, पापा, कल आपने कहा था कि आप मुझे नया बैग लाकर देंगे, क्या हुआ? नाथूराम, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी है न, वह ले आएगी। नाथूराम की पत्नी, हाँ मैं ही ले आऊंगी, आप हर रोज खजाना जो देते हो। नाथूराम, क्यों, कल दिए तो थे 1000, कहाँ गए? नाथूराम की पत्नी, कहाँ गए मतलब घर का राशन नहीं था, अब रोज रोज मुझसे हिसाब मांगोगे क्या? जग्गू, मुझे नहीं पता पापा, लेकिन आप आज ही मुझे नया बैग दिलाइए। मेरे स्कूल में सभी बच्चों पर नए नए और सुंदर बैग हैं। मेरा बैग तो जगह जगह से फट गया है और अब तो उसमें से ज्योमेट्री बॉक्स भी बाहर गिर जाता है। नाथूराम की पत्नी, जग्गू बेटा, पापा है न, वह तुझे लाकर नया बैग जरूर देंगे, तू चिंता मत कर। नाथूराम की पत्नी, पिता हो, पिता का फर्ज तो पूरा करना ही पड़ेगा। जग्गू का नया बैग आज ही लेकर आना है। नाथूराम, अच्छा ठीक है, मैं ही लेकर आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। नाथूराम घर से बाहर निकलकर थोड़ा ही दूर पहुँचा है। तब तक पीछे से उसकी पत्नी कहती है, अच्छा सुनिए जी, बाजार से आते आते अंगूर लेते आइएगा। नाथूराम, तुमसे कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से मत रोका करो। नाथूराम की पत्नी, रोक नहीं रही हूँ, मैं तो माँ जी की फरमाइश आपको बता रही हूँ। माँ जी ने बताया था कि उन्हें अंगूर खाने का बहुत मन हो रहा है। कोई फल वाला गांव में फेरी देने आ ही नहीं रहा, इसीलिए मैंने कहा कि आप ही ले आइएगा। उसके बाद नाथूराम काम पर जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ आवाज लगाती है, नत्थू, ओ नत्थू। नाथूराम, अब आपको क्या हुआ माँ, आप क्यों बुला रही हो? वैसे भी मुझे काम के लिए देर हो रहा है। नाथूराम जल्दी से माँ के कमरे में जाता है। नाथूराम की माँ, नत्थू बेटा, तू दिन भर काम करता रहता है, जरा कुछ समय के लिए इस बुढ़िया के पास भी बैठा कर। नाथूराम, माँ अभी मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, मैं दोपहर में आकर तुमसे ढेर सारी बातें करूँगा। यह कहकर नाथूराम जल्दी जल्दी अपने काम पर निकल जाता है। दोपहर को वह स्कूल बैग और अंगूर लेकर घर लौटता है।
नाथूराम, माँ, ओ माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है। अगर समय पर नहीं पहुँचे तो वह घर निकल जाएगा। नाथूराम की माँ, हाँ बेटा, आती हूँ। हाय राम, इस उम्र में तो ठीक से पैर भी नहीं उठते, जल्दी जल्दी चलने की तो दूर की बात है। नाथूराम अपनी माँ को पकड़कर उन्हें रिक्शे में बैठाता है और डॉक्टर के पास निकल जाता है और डॉक्टर को माँ को दिखाकर घर लेकर आता है। अरे सुनती हो, माँ का ध्यान रखो, इनकी तबीयत वाकई में बहुत खराब है। मैं डॉक्टर की बताई हुई दवा को लेकर आता हूँ। नाथूराम की पत्नी, अरे आते समय क्यों नहीं लेकर आए? नाथूराम, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन माँ की तबीयत अभी बहुत खराब है, बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही हैं। अब तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, मैं दवा लेकर आता हूँ। नाथूराम अपनी दवा लेकर घर की तरफ लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक मजदूर घेर लेता है। मजदूर, नत्थू भैया, आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं आगे आपके खेतों में काम नहीं करूँगा। नाथूराम, क्यों, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम आगे खेतों में काम नहीं कर सकते? अभी मेरा घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बाद में बात करता हूँ। मजदूर, आप बस मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी का अभी यहाँ से चला जाऊँगा। नाथूराम, अरे मेरे कहने का वह मतलब नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। नाथूराम मजदूर के साथ जैसे ही अपने खेत पर पहुँचता है, दूसरा मजदूर भागा भागा उसके पास आता है। दूसरा मजदूर, नत्थू भैया, मुझे भी आपके खेतों में काम नहीं करना, मेरा भी हिसाब कर दो। नाथूराम, अब ऐसा क्या हुआ? सुबह तो मैं तुम दोनों को अच्छा खासा छोड़कर गया था, अब तुम दोनों काम छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? एक मजदूर दूसरे मजदूर की ओर इशारा करके, पहला मजदूर, भैया यह तो बिल्कुल पागल है, इसे बात करने की भी तमीज नहीं है, मैं इसकी वजह से यह काम छोड़ रहा हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दूसरा मजदूर, हाँ भैया, आप मेरा हिसाब कर दो और सारा काम इसी से करवा लो, मैं भी काम छोड़ रहा हूँ। नाथूराम, तुम लोग अपना काम शांति से क्यों नहीं करते? पहला मजदूर, आपको क्या पता नत्थू भैया, आप कौन सा खेत पर रहते हो, मालिक बनकर इधर उधर घूमते रहते हो, आपको हमारे साथ रहना चाहिए ना यहाँ पर, ताकि काम ठीक से हो पाए। आप यहाँ जब तक रहते हो तब तक यह ठीक रहता है, आपके पीछे बिल्कुल भी काम नहीं करता, कामचोर कहीं का। दूसरा मजदूर, आप मेरा हिसाब कर दो भैया, मुझे अब और इसके साथ नहीं रहना, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं तो यह मुझे पागल कर देगा। नाथूराम, ठीक तरह से सोच लो भैया, क्या पता आगे काम ना मिले। दूसरा मजदूर, मिलेगा क्यों नहीं, ढूंढने जाऊँगा तो ज़रूर मिलेगा, आप बस मेरा हिसाब कर दो। नाथूराम उसे उसके पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। पहला मजदूर खेत में काम करने लगता है और नाथूराम भी उसके साथ काम में लग जाता है। नाथूराम, आज तो मैं बहुत थक गया, अब मुझसे और काम नहीं होगा, चलो घर चलता हूँ। नाथूराम घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। नाथूराम, क्यों ना मैं इसमें एक डुबकी लगा लूं, पूरा शरीर दुख रहा है, थोड़ा बहुत आराम हो जाएगा। जैसे ही वह नदी की ओर बढ़ा, गांव के एक आदमी ने आवाज लगाई, अरे भैया नदी की तरफ मत जाओ, नदी उफान पर है। लेकिन नाथूराम को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी और वह नदी में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ता रहा। नाथूराम इस रोज की किचकिच वाली जिंदगी में कितनी थकावट है, वह एक डुबकी लगाता है और थकान कम हुई। कितनी शीतल जल है, लग रहा है कि मैं इस नदी में ही समा जाऊं। नाथूराम जैसे ही दूसरी डुबकी लगाता है, नदी में तेज लहरों का आना शुरू हो जाता है और नाथूराम बहने लगता है।
नाथूराम धीरे धीरे बीच नदी की ओर जाने लगता है। नाथूराम, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं इस नदी में समा जाऊं। अरे बचाओ, मेरी कोई मदद करो। आदमी, अरे भैया बचाओ, वह आदमी नदी में डूब रहा है। नाथूराम कुछ समय के बाद बेहोश हो जाता है और नदी में नीचे और नीचे पहुंच जाता है। जब नाथूराम को होश आया, नाथूराम, अरे यह मैं कहाँ आ गया? यह जगह तो एक महल जैसा है। जलपरी महल जैसी नहीं, बल्कि यह एक महल ही है। नाथूराम, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? जलपरी, तुमने सच्चे दिल से नदी में समा जाने की बात कही तो मैंने सुन ली। तुम मेरी पानी की दुनिया में हो, मैं एक जलपरी हूँ और यह मेरा ही महल है। तुम नदी में डूब रहे थे तो मैंने तुम्हें बचा लिया। नाथूराम, जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं घर जाना चाहता हूँ। जलपरी, घर कहाँ भागा जा रहा है? कुछ दिन यहाँ रहकर इस नदी की दुनिया के मजे लो। देखो, यहाँ सब हर किसी के नसीब में नहीं होता। नाथूराम, हाँ सही कहा आपने। चलो मैं यहाँ रहकर ऐश और आराम वाली जिंदगी जीने का अनुभव करता हूँ। नाथूराम महल में रहकर राजकुमारी के साथ ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगता है। नाथूराम, मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाऊं? राजकुमारी, हाँ सुनाओ। नाथूराम, एक जगह 3 सेब पड़े थे। पहले लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, मुझे यह 3 दे दो। दूसरे लड़के ने उसे 3 थप्पड़ दे दिए। पहले लड़के ने कहा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो दूसरे लड़के ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि मुझे 3 दे दो। यह सुनकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। कुछ दिनों बाद, नाथूराम, मुझे अपने घर जाना है। जलपरी, इतनी जल्दी? कुछ दिन और यहाँ रुको। नाथूराम, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। राजकुमारी, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, कम से कम तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। नाथूराम, ठीक है। नाथूराम कुछ दिन और वहाँ रुकता है। नाथूराम राजकुमारी के महल में घूमते हैं, खजाना देखता है और दोनों मिलकर खूब हंसते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद, नाथूराम, राजकुमारी, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने परिवार वालों की बहुत याद आ रही है। वह सब मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। राजकुमारी, कुछ दिन और। नाथूराम, नहीं नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे अब घर जाने दो। राजकुमारी, अब तुम घर नहीं जा सकते। अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। नाथूराम, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। राजकुमारी, अच्छा तो जाकर देखो, मेरी मर्जी के बिना यहाँ से एक पत्ता तक नहीं हिलता। नाथूराम, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। राजकुमारी, देखो अब तुम यही रहो, क्या रखा है उस दुनिया में, यहाँ रहो इस राजमहल में मेरा राजा बनकर। मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों राजा रानी बनकर बहुत खुश रहेंगे। नाथूराम, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। देखो मेहरबानी करके मुझे जाने दो। राजकुमारी, मेरा भी परिवार था, सब मर गए, मैं अकेली रह गई, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरी बात मानो वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। नाथूराम, मैं जा रहा हूँ। नाथूराम ने जैसे ही जाने के लिए एक कदम उठाया, राजकुमारी ने उस पर जादू कर दिया और उसके पैर वहीं जम गए। नाथूराम, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो राजकुमारी, भगवान सब देख रहे हैं। तभी राजकुमारी ने फिर से जादू किया और नाथूराम को पूरा पत्थर में बदल दिया। राजकुमारी, बात नहीं मानेगा ना, तो यही हाल होगा, अब बनकर रह पत्थर। नाथूराम के परिवार में नाथूराम की माँ, पता नहीं मेरा नत्थू बेटा कहाँ है, कितने दिन बीत गए। आदमी, माँ जी, नत्थू तो नदी में बह गया, पता नहीं वह अभी तक जिंदा भी होगा या नहीं। नाथूराम की माँ, चुप रह, कल मुहे, मेरा नत्थू बेटा जिंदा है और वह जरूर आएगा।
आदमी, भगवान करे नत्थू जल्दी वापस लौट आए। पंडित ने कहा, कल बहुत बड़ा दिन है, एक बार जाकर उस नदी की पूजा जरूर कर लेना। अगले दिन नत्थू की पत्नी और बच्चा दोनों नदी में फूल प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। नाथूराम की पत्नी, कहाँ हो जी, घर क्यों नहीं आते? जल्दी घर वापस आ जाइए। जग्गू, पापा घर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। यह कहकर दोनों अपने हाथों में लिए फूल को नदी में छोड़ देते हैं। सभी फूल नदी की गहराइयों में जाने लगते हैं और पत्थर बने नाथूराम के ऊपर जा गिरते हैं। फूलों के गिरते ही नाथूराम ठीक हो जाता है और पहले की तरह चल फिर सकता है। दासी यह खबर राजकुमारी तक पहुंचाती है तो राजकुमारी जल्दी से वहां आती है। राजकुमारी, यह कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने पत्थर बना दिया था। नाथूराम, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं। राजकुमारी, देखो अगर तुम लौट जाओगे तो मेरा क्या होगा? नाथूराम, अच्छा ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारी, शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे फिर से पत्थर बना दो, क्योंकि यहाँ मैं पत्थर बनकर ही रह सकता हूँ। वैसे तो मुझे घुटन महसूस होती है यहाँ, मैं अपने परिवार के बिना जीते जी मर जाऊंगा। वहीं पास पड़े हुए एक फूल में से आवाज आती है, नाथूराम तुम चले जाओ, यहाँ घमंडी और नासमझ राजकुमारी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह अपनी खुशी के लिए तुम्हें बर्बाद कर देगी। राजकुमारी, नहीं नहीं नाथूराम, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें अब बिल्कुल नहीं रोकूंगी, तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। एक मछली नाथूराम को नदी के किनारे तक छोड़ आती है। नाथूराम वापस घर लौटता है तो उसका बेटा पापा आ गए, पापा आ गए कहते हुए नाथूराम को गले लगा लेता है। यह देखकर नाथूराम की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाता है। नाथूराम जाकर अपने माँ के पैर छूता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।